Hello students, you are most welcome to my chemistry my dream class. आज जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 जो पहले से जारी था ये चैप्टर है ना, उसका आज लास्ट डे होगा। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसको मैं कुछ न्यूमेरिकल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का है ना, उसको मैं करूँगा। आपको पूरी तरह से जो है न्यूमेरिकल पर पकड़ दिलवाऊँगा और इसके बाद ये चैप्टर मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो ऐसे मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा बोल करके पढ़ाता हूँ, इसकी वजह यही है कि हमारे ढेर सारे बच्चे काफ़ी रिमोट एरिया में, रूरल एरियाज़ में रहते हैं। वहाँ पर जानते ही हैं कि इंग्लिश मीडियम कंप्लीट जो है वो अंडरस्टैंडिंग उनका संभव है नहीं, है ना। इसीलिए जो है मैं आपको इंग्लिश कहिए इसको, है ना, मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स्ड करके मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं तो हमेशा जो है इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया और हैबिट भी है, लेकिन अब तो चूँकि आप लोगों के लिए हमको करना है, आप लोगों के बेटरमेंट के लिए करना है, तो इसीलिए जो है मैं अधिकतर जो है हिंदी में ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आप जैसा कहेंगे वैसा करते रहेंगे। तो देखिए हमारा जो ये न्यूमेरिकल्स है, इसका जो है पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम ऑफ इट। मतलब 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम ऑफ इट निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में हमको मास और चार्ज भी निकाल लेना है और 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो भी निकालना है। उसी तरह से दूसरा देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विथ ए वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। ये सब के सब जो है ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड है, वो मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन का हो या फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हो, उसको भी हमने यूज़ किया है, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर जो रिडबर्ग फॉर्मूला था उस पर भी ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिलेगा। तो इस तरह से हर एक पार्ट से हमने न्यूमेरिकल को सेट किया है। ये बेसिक न्यूमेरिकल्स कहिए, अगर इतने न्यूमेरिकल पर आपको होल्ड हो जाता है तो आई थिंक कि रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स जो है इस चैप्टर में वो भी आप आराम से बना पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है देखिए क्या कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम ऑफ, पहले इलेक्ट्रॉन का मास कितना दिया हुआ है। देखिए कहता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 ग्राम। तो आप जानते हैं कि ऐसे एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -28 ग्राम। ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो इतने ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, देयरफॉर number of electron in 1 gram of it इक्वल टू क्या होगा बताइए, बहुत आसान है। ये हो जाएगा 1/9.1 इंटू 10 टू दी पावर -28 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 10/9.1 कर लेते हैं और
ये हो जाएगा इंटू 10⁻27 कर देंगे, हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। और ये अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 1.0 ले लीजिए लगभग इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करके जो भी हो 1.1 हो, तो इसको हमने एक 1.0 ऐसे ही हमने मान लिया है, इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए, इसके बाद कहता है कि कैलकुलेट मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो उतने इलेक्ट्रॉन के लिए आपको मास भी निकालना है और चार्ज भी निकालना है। तो लिखिए यहाँ पर मास ऑफ कितना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोलिए एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो तो यहाँ पर ग्राम में लिखा ही हुआ है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻28 इंटू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। इतना ग्राम हो जाएगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। और ये आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते, अगर राउंड फिगर में इसको 9 मान लेंगे, ठीक है, इसको अगर 6 मान लेते हैं तो ये 54 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 0 लिख लेते हैं या कुछ भी आएगा, तो आगे कितना हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻5 ग्राम हो जाएगा, ठीक। अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 5.4 इंटू, और आगे भी बढ़ा सकते हैं आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर बताया हुआ है, इसीलिए उसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं आंसर नंबर 2 में। देखिए अब आंसर नंबर 2 के लिए आपके पास में क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट with a wavelength of 4000 picometer that provide 1 joule of energy। तो देखिए वेवलेंथ आपका कितना दिया हुआ है, तो लैम्डा इज इक्वल टू दिया हुआ है 4000 पिकोमीटर। तो 4000 पिकोमीटर का मतलब क्या हुआ, देखिए 4000 इंटू 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -9 मीटर हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब जो है आप क्या लिखा हुआ है यहाँ देख लीजिए, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है ऑफ लाइट विथ ए वेवलेंथ ऑफ इतना दैट प्रोवाइड्स 1 जूल ऑफ एनर्जी। और एनर्जी कितना है, देखिए एनर्जी इक्वल टू है 1 जूल, ठीक है। तो आपके पास में एक फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिखिए वी नो दैट, बताइए क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू होता है NH न्यू होता है, और N इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, और N इक्वल टू हो जाएगा E/H न्यू होगा, और न्यू इक्वल टू क्या होता है C/लैम्डा, तो यहाँ पर हो जाएगा, और N इक्वल टू हो जाएगा E/H, और न्यू इक्वल टू C/लैम्डा है, तो C यहाँ रह जाएगा और इंटू लैम्डा जो है ऊपर चला आएगा। तो उस तरह से आप ये सारा वैल्यू पुट कर दीजिए।
देखिए ये 1 जूल है, ये क्या है लेमडा का वैल्यू यहाँ पर अभी अभी लिखे हैं हम 4 इंटू 10⁻⁹ है ना, -9 मीटर है। और डिवाइडेड बाय बताइए क्या हो जाएगा, एच प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है सारा कैंसिल हो करके है ना आपका जो भी है वो आंसर आराम से आ जाएगा। इसको तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैलकुलेशन के लिए जो है आप अपने से ट्राई कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है निकल जाएगा। देखिए व्हाट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विथ ए वेवलेंथ ऑफ है ना 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से जो है आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यूज करते हुए ये आसानी से बन जाएगा। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का सॉल्यूशन आपको मिल गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 से जो है इसको जान लीजिए। सारा क्वेश्चन का आंसर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दे दें ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए आंसर नंबर 3 में क्या बोलता है, कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका दिया हुआ क्या है वो पहले लिख लीजिए। देखिए लेमडा आपका दिया हुआ है, लेमडा कितना है 242 नैनोमीटर। तो 242 नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ, यह हुआ 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि नैनो के लिए 10⁻⁹ यूज करते हैं, आपको पहले भी बताया गया है। अब देखिए कहता है कि कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी, वही एनर्जी जो आप ई निकालते हैं। तो ई इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, और न्यू इक्वल टू आप जानते हैं एच सी वाई, लेमडा होता है और एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, डिवाइडेड बाय लेमडा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो ये कुल मिलाकर के क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा। ये कुल मिलाकर के क्या आएगा, इतना जूल हो जाएगा। लेकिन आपको किस में चेंज करना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है शायद किलो जूल में, किलो जूल पर मोल में आपको चेंज करना है। तो किलो जूल पर मोल में हो जाएगा, उसको क्या करेंगे हम लोग, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, वो किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब आइए हम लोग आते हैं आंसर नंबर 4 में। देखिए आंसर नंबर 4 क्या कहता है, कहता है कि ए 25 वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 0.57 माइक्रोमीटर। कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले आपके पास में पावर दिया हुआ है। देखिए पावर जो है, पावर यानी इलेक्ट्रिक पावर, ये कितना दिया हुआ है, पावर इज इक्वल टू दिया हुआ है 25 वाट। ठीक है, और आप जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए, पावर इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी बाय
या वाट इक्वल टू बोलिए, यूं कहिए, वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, वाट इज इक्वल टू क्या होगा, जूल बाई सेकेंड होगा, जूल बाई सेकेंड होता है। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 25 जूल पर सेकेंड होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो वाट इक्वल टू होता है जूल बाई सेकेंड, तो इसको वाट को हम लोग जूल पर सेकेंड में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो 25 जूल पर सेकेंड हो गया। तो ये जो है आपका क्या हो गया, पावर हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, वेवलेंथ दिया हुआ है। अब वेवलेंथ क्या होगा बताइए, वेवलेंथ जो है देखिए, वेवलेंथ क्या है आपका, वेवलेंथ दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 0.57 माइक्रोमीटर है। ये देखिए माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर क्या होता है, तो 0.57 और माइक्रो होता है 10⁻⁻6 मीटर। ये आपका वेवलेंथ है। तो कहता है E इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, बतलाइए E इज इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू क्या होता है, H न्यू होता है ना। और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C बाई लेमडा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, न्यू इक्वल टू C बाई लेमडा, तो यहाँ देखिए H इंटू सी बाई लेमडा, और आपके पास में ये सारा कुछ दिया हुआ है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और C कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय आपका लेमडा कितना है 0.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर है। तो ये E निकल गया। अब आपको चाहिए क्या, तो देखिए यहाँ कहता है कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। तो यहाँ पर लिखिए रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और डिवाइडेड बाय, ये देखिए कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, इतना हो जाएगा। और ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.57 इंटू 10⁻⁻6। तो इस तरह से अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको क्या करेंगे, पावर को एक तरफ कैलकुलेट कर लीजिए और बाकी जो ये डेसिमल फिगर दिया हुआ है इसको हमने बोला हुआ है कि राउंड ऑफ करके इसको कैलकुलेट कीजिए। जैसे 6.626 है तो 6.6 ले लीजिए, ये 0.567 है ना, तो 0.5 नहीं लेकर के आप 0.6 केवल ले लीजिए, इससे भी कम हो जाएगा। तो ज़्यादा का फर्क जो है आंसर में नहीं होता है, केवल आपका पावर का जो कैलकुलेशन है वो सही होना चाहिए, तो फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने की बात ही नहीं है।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देख लें कि भाई ये किस फॉर्मूला पर है। तो कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल दैट इज n equal to 4 to n equal to 2। व्हाट इज द कलर ऑफ रेडिएशन। कलर ऑफ रेडिएशन भी आपको फाइंड आउट करना है, RH का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए जैसे ही इसका ड्रॉपिंग जो है 4th सेल से 2nd सेल पर हो रहा है तो ये बाल्मर सीरीज का जो है आपका क्या है वो स्पेक्ट्रम बनेगा बाल्मर सीरीज में। तो यहाँ जो है आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में रिडबर्ग फॉर्मूला, यहाँ लिखिए रिडबर्ग फॉर्मूला इज क्या हो जाएगा। देखिए वेव नंबर इज इक्वल टू होता है 1/λ इज इक्वल टू होता है RH इंटू Z², है ना, 1/n1² माइनस 1/n2² होता है। ये देखिए ये रिडबर्ग फॉर्मूला से आपको हमने बताया हुआ है कि यहाँ पर न्यू बार क्या होता है, वेव नंबर होता है, लैम्डा वेवलेंथ है, रिडबर्ग कांस्टेंट RH है, Z आपका न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर है। तो देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए ये बोल रहा है, ठीक है ना, लिखा हुआ। देखिए यहाँ हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ Z का वैल्यू 1 हो जाएगा, N1 ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल N2 जो है वो 4 हो जाएगा। तो आप इससे वेवलेंथ जो है आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर लिखिए 1/λ इज इक्वल टू RH का वैल्यू क्या है 109,677, और ये Z क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट में लिखिए 1/2² माइनस 1/4² होगा। और फिर इसको आगे बढ़ते चले जाइए, 1/λ इज इक्वल टू हो जाएगा 109,677, और ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/16। अब इसको आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। देखिए 109,677 है ना, और इसको LCM लेकर के आप काम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 1/λ इज इक्वल टू हो जाएगा 109,677 इंटू 3/16 हो जाएगा। तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 ये हो जाएगा 109,677 इंटू 3, इतना होगा कि नहीं। तो ये जो है आपका किस में होगा, ये सेंटीमीटर में आ रहा है, तो ये सेंटीमीटर में ले लीजिए, ठीक है। तो इतना जो है आपका लैम्डा का वैल्यू हो गया। अब कहता है व्हाट इज कलर ऑफ द रेडिएशन। अब अगर लैम्डा का जो वैल्यू हम लोग लेंगे तो वेवलेंथ के बेस पर हम लोगों को क्या करना होगा, कलर सेलेक्ट कर लेना होगा कि किस कलर का वो रेडिएशन होगा, है ना। तो हर एक कलर का अपना अपना क्या होता है वेवलेंथ होता है। उसी हिसाब से जो वेवलेंथ का यहाँ वैल्यू होगा उसी हिसाब से हम लोग कलर क्या करेंगे जस्टिफाई कर देंगे। तो इस तरह से आपका वेवलेंथ निकल जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका क्या कहता है, कहता है कि द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन
इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज दिस मच कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। तो बताइए ये काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, ये देखिए जरा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv², होता है कि नहीं। तो अगर आप v² निकालना चाहते हैं तो v² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m हो जाएगा। और अगर v निकालना चाहते हैं तो v इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो आपका v जो है कैलकुलेटेड वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ के टर्म में आपको जो है निकालना होगा। ये तो आपका जो है मतलब v निकल रहा है, तो आप जो है वो फॉर्मूला पुट कर दीजिए, उससे आपको जो है v निकल सकता है ना। कैसे, आपके पास में एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। एक फॉर्मूला है आपका, एक ये हो गया, तो इससे तो आपका जो है v निकल जाएगा जो भी होगा। इसके बाद आपके पास में है अगेन वी हैव, बोलिए क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, है कि नहीं है। तो यहाँ पर है ना जो ये v निकालेंगे वो v यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर आप चाहते हैं कि m का वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह की बात नहीं है, आप यहाँ से v निकाल लीजिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी आपका दिया हुआ है ना, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट कर दीजिए, v निकल जाएगा। यहाँ है आपका क्या निकलेगा, रूट अंडर, देखिए यहाँ पर क्या 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इससे आप v निकाल लेंगे ना, और जैसे ही v निकल जाएगा आप यहाँ पर इस v को पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m है 9.1 इंटू 10⁻31 और v का ये वैल्यू जो है यहाँ से v का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका क्या निकल जाएगा, वेवलेंथ निकल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो क्या है वो मैं आपको बतलाता हूँ। ये आंसर नंबर 7 में आइए। अब आंसर नंबर 7 में क्या बोलता है, इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ कितना, ±0.002 नैनोमीटर। तो देखिए हियर लिखिए डेल्टा एक्स, इसी को हम लोग अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बोलते हैं, वो कहता है 0.002 नैनोमीटर है, ठीक है। तो इस नैनोमीटर को आप जो है चेंज कर दीजिए, तो 0.002 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। ये डेल्टा एक्स है। तो कहता क्या है
कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है एच बाई 4 पाई। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, डेल्टा एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपका, तो डेल्टा पी जो होगा दैट इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब ये सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। एच का वैल्यू क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, डिवाइडेड बाय 4 पाई, तो 4 इंटू 3.14 हो जाएगा। और डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है 0.002 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका डेल्टा पी जो है मोमेंटम आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और इसको तो कैलकुलेट करना आसान है, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से आपका है ना, इन दिस वे डेल्टा पी कैन बी कैलकुलेटेड। अब इसमें केवल आपको ध्यान रखना वही है कि जो डेसिमल पॉइंट है उसका जो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे राउंडिंग रूल अप्लाई करके इसको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, और फाइनल आंसर में कोई खास चेंज नहीं होता है। वो मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ। तो इस तरह से सारे फॉर्मूले पर कुछ न कुछ आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। अब आगे का और भी जो न्यूमेरिकल है इसके हेल्प से वो भी बन जाएगा, या जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगा आप जो है हमको मैसेज करेंगे कमेंट सेक्शन में, और भी कोई प्रॉब्लम होगा वो भी इस चैप्टर में लिखेंगे। मैं सब आंसर आपको बारी बारी से दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो आराम से आप केमिस्ट्री माय ड्रीम जो मेरा चैनल है उसको ओपन करके मुफ्त में फ्री में उसको पढ़ते रहिए और उससे बेनिफिट लेते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।